नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया सरकार के 100 दिन का ब्यौरा। गाजियाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के नेता को पुलिस ने पीटा, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। और दुधेश्वरनाथ मंदिर में संत सनातन कुंभ का समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने जनता को अपनी सरकार की 100 दिन की उपलब्धि बताई। कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक विकसित प्रदेश बनने की तैयारी में है। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने एक किताब का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे। यही कारण है कि पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला, फिर विधान परिषद चुनाव में जीत मिली और हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव के चुनाव में भाजपा की जीत पर जनता का विश्वास मिला है। 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए वो सभी पूरे किए हैं। अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सके। प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 सेक्टरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इससे निवेश से लेकर विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रदेश में 844 करोड़ रुपए पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से अब तक करीब 2925 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित
स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में जीडीपी दुगनी हुई है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दुगना हुई है। 2017 के पहले प्रदेश का बजट करीब 3 लाख करोड़ था, जो 6,15,000 करोड़ हो चुका है। बजट में सरकार के 57 संकल्पों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से अनावश्यक लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं और ये बिना किसी विवाद के हुआ है। किसी भी धार्मिक त्यौहार में सड़कों पर कोई आयोजन नहीं हुआ है। प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है। ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ 80,000 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश में डाटा सेंटर हब बन रहा है। प्रदेश में नई डाटा सेंटर नीति लागू की गई है। प्रदेश में 4 नए डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। महाराष्ट्र में आज का दिन भाजपा और शिंदे के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिखाया। उनके पक्ष में 164 और विपक्ष में 99 वोट पड़े। कई विधायकों ने खुद को वोटिंग से दूर रखा। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाए जा रहे थे। बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में विश्वास मत जीत लिया। उनके समर्थन में 164 वोट पड़े, वहीं शिंदे के विरोध में 99 वोट पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान कुछ हंगामा हुआ था। यहाँ जब विधायक प्रताप सरनायक ने शिंदे सरकार के सपोर्ट में वोट किया, तब उद्धव गुट ने ईडी के नारे लगाए थे। इसी पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह भी बोले कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और उन्हें अपने साथ लाया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूँगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि 2019 में उनके गठबंधन को सरकार बनाने का नंबर मिला था, लेकिन उनको सत्ता से दूर रखा गया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के साथ हमने दोबारा शिवसेना के साथ सरकार बनाई है। एक सच्चे शिवसैनिक को सीएम बनाया गया है। पार्टी कमान के कहने पर मैंने डिप्टी सीएम का पद संभाला है। म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। शिंदे कैंप के लिए विधानसभा में बहुमत परीक्षण कुछ नई चीजें भी लेकर आया। शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। वह कल तक उद्धव खेमे में थे।
स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने शिंदे खेमे के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला था। जानकारी के मुताबिक 2 विधायक ऐसे भी थे जो अब तक शिंदे के साथ थे। वे गुवाहाटी के होटल में शिंदे कैंप का हिस्सा थे, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने फिर पाला बदल लिया। अब उन्होंने शिंदे सरकार के खिलाफ उद्धव के समर्थन में वोट डाला। विपक्ष के वोट इसलिए भी कम हुए क्योंकि कुछ वोट डाल नहीं पाए, वहीं कुछ ने जानबूझकर इससे दूरी बनाई। विपक्ष के 5 विधायक वोट नहीं डाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। गाजियाबाद के नासिरपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हंगामा हो गया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने युवा मोर्चा के पदाधिकारी से मारपीट की। एसएसपी ने आरोपी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। हंगामे के ये दृश्य गाजियाबाद के नासिरपुर चौकी के हैं। हंगामा कर रहे लोग भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने युवा मोर्चा के पदाधिकारी सागर मिश्रा और उसके साथी के साथ मारपीट की। मैं इस वाली रोड पे से यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए, इन्होंने हमें रोका, हम यहाँ पे रुक गए। उसके बाद मैंने इनको बताया कि मैंने कहा कि जी मेरा हेलमेट घर पे रह गया है और जो मेरा हेलमेट मतलब मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना है, मैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा मोर्चा था, ये मेरा गृह मंडल है। तो इन्होंने मेरे से बोला कि अभी रुक तेरी राजनीति मैं देता हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है आप बात नहीं करना चाह रहे, मैं पीछे आ गया। इतने में दरोगा जी आए, यही वहाँ पे बैठा हुआ था, तो दरोगा जी ने इससे बोला स्कूटी में बैठ मुझे फोटो खींचनी। इसकी सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं का नासिरपुर पुलिस चौकी पर जमघट लग गया। देखते ही देखते यहाँ नारेबाजी होने लगी। आज तो पहली बार मैंने क्या कि मुझे नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे उसके बाद आपने मुझे बताया, किसी ने मुझे बताया नहीं, हमने एसएचओ साहब को बताया, मुझे बताया। जब एसएचओ साहब मौके पे खड़े हैं, किसको लिखते दे रहे हैं, हम यहीं बैठते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग समझा रहे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों से बहस भी की गई। मामले की जानकारी एसएसपी को मिली, उन्होंने तुरंत ही चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग करते रहे। इसके बाद भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से भी मिला और उन्होंने आरोपी दरोगा पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। हमने जब ये कहा कि सस्पेंड करो, करवाओ, साहब से बात आपसे बात करो, तो बोलेंगे कि वो तो जांच के बाद करेंगे। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जब सीसीटीवी कैमरा मौजूद है तो फिर जांच की क्या आवश्यकता है? अभी आप निकलवा लो। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ को दे दी है। सीओ की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में संत सनातन कुंभ का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से संतों और अखाड़ों के प्रमुखों ने भाग लिया। प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मंदिर पहुंचे। संत महात्माओं का ये जमघट गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में लगा। यहाँ संत सनातन कुंभ का आयोजन किया गया था। महंत गौरीगिरी महाराज की याद में हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के कुंभ का आयोजन होता है। गौरी जी महाराज साधना उपासना के प्रतिमूर्ति थे। आजीवन समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और अखाड़े का उत्कर्ष विकास के लिए तत्पर रहे। गौरक्षा हो, चाहे वैदिक संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, संतों के जीवन के स्मरण करने से एक विशेष तरह की ऊर्जा, पावर भक्तों और संतों को प्राप्त होता है। संतों का जो जीवन है राष्ट्र समाज के लिए समर्पित रहता है। आज भी अगर संतों के उपदेशों, निर्देशों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित है समाज से कटुता, वैमनस्यता, नफरत, घृणा, हिंसा अपने आप समाप्त हो जाए। यहाँ किन्नर अखाड़े की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी पहुंची थीं। उन्होंने गुरु की महत्ता के बारे में बताते हुए इस आयोजन की सराहना की। जो सनातन परंपरा है, जो है हमारी गुरुओं की, गुरु चेला परंपरा की एक ये अनोखा उदाहरण है। और सनातन परंपरा में ही ये देखा जाता है जहाँ पे गुरु को सर्वोच्च ऊंचा स्थान हम देते हैं
और वो ऊंचा स्थान देने पे हम अपने गुरु को हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक गुरु शरीर में रहे या शरीर के बाद भी, हम गुरु का महत्व कभी नहीं भूलते। आज उसी कार्यक्रम का आयोजन था और भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है और संपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी कुंभ में पहुंचे। उन्होंने भी ऐसे आयोजन को समय की जरूरत बताया। और इस समागम के माध्यम से हम उनको, उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनकी आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिले, ऐसी श्रद्धा अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये समागम जिसमें जोना अखाड़े के माननीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हो और तमाम में से महंत और संत जिन्होंने पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है, ऐसे संत महात्माओं से के बड़े समूह से सुसज्जित इस सभागार में उपस्थिति में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। गौरव की अनुभूति हो रही है। देश के सभी अखाड़ों के प्रमुख इस कुंभ में पहुंचे थे। मंदिर में स्थित सभी समाधियों पर पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जिला संयुक्त अस्पताल में टीबी के मरीजों के लिए शिविर लगाया गया। यहां मरीजों को पुष्टाहार दिया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी और सीएमओ मौजूद रहे। सिविल डिफेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिविल डिफेंस द्वारा टीबी ग्रस्त रोगियों में पोषाहार वितरण के लिए संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम आरके सिंह ने रोगियों को पोषाहार किट प्रदान की और नियमित रूप से किट में मिले खाद्य पदार्थों का सेवन करने की अपील रोगियों से की। देखिए, हम लोग अपने जनपद में टीबी और प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारा हम लोग इसमें जो जांच का दायरा है उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है। जो भी टीबी पेशेंट से निकल रहे हैं उनको हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पुष्टाहार वितरित करते हैं। और साथ ही जैसे हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, आज इन लोगों का यहाँ पे लगभग फर्स्ट अभी हमने वितरित किया है, लगभग 150 लोगों का वितरण कराया है और अभी अगले भी चरण में और भी लोगों को पुष्टाहार वितरित कर रहे हैं। इससे उनको अपनी जो बीमारी है दूर करने में सहायता मिलेगी। निःशुल्क दवा का भी वितरण कराया जा रहा है। हम लोग इसमें पूरा कानून से लगे हुए हैं ताकि हमारे जनपद से टीबी का उन्मूलन हो जाए। सीएमओ ने बताया कि टीबी रोगियों को दवाओं के साथ साथ बेहतर पोषण भी अगर मिले तो वे जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। प्रोग्राम सिविल डिफेंस की तरफ से श्री ललित जी ने बच्चे गोद दिए थे। आज 300 बच्चों का गोद का प्रोग्राम था। इनको भरण पोषण के लिए सामग्री प्रदान कराई थी। भावनात्मक रूप से और सहयोगात्मक रूप से इनसे बराबर संपर्क बनाए रखेंगे। आपने इससे पहले भी करीब 1000 बच्चे और ले चुके हैं जिनसे वो निरंतर संपर्क में रहते हैं। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने कहा कि सिविल डिफेंस द्वारा 300 टीबी रोगियों को गोद लिया गया है जिन्हें पोषाहार किट प्रदान की गई है। ये हमारे सीएमओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रोत्साहन से सिविल डिफेंस ने आयोजित किया था। जो टीबी पेशेंट है उनको पोषाहार देने के लिए कि अगर उनको अच्छा आहार मिलता है तो वो जल्दी स्वस्थ होंगे। इस योजना में सिविल डिफेंस की भागीदारी हुई। इसके लिए हम प्रशासन और सीएमओ साहब का धन्यवाद देते हैं कि हम किसी काम आ सके इन रोगियों की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कई राज्यों में चोरी करता था। इस गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों बड़े ही शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो ये दोनों ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जो कई राज्यों में वाहन चुराते हैं। इनमें से एक का नाम आशु और दूसरे का सरजील है। पुलिस ने इन्हें बलराम नगर के पास से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर लालबाग के जंगल से 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसके साथ ही वार्ड 54 से 1 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद हुई है। ये दिल्ली और एनसीआर के राज्यों से वाहन चुराते हैं। इन दोनों पर अलग अलग इलाकों में 7 मुकदमे दर्ज हैं।
इनमें से ज़्यादातर मुकदमे वाहन चोरी के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने आग से बचाव और राहत कार्य की जानकारी दी। इसके लिए वसुंधरा के सेक्टर 18 में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विभाग ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रखा है। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो चुका है, मगर अभी तक ये पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा सका है। हापुड़ में एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई। प्लास्टिक का कचरा नहीं फेंकूंगा। अपने समाज, घर, विद्यालय, कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लेट, चम्मच आदि का बहिष्कार करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि मेरी डिग्री असली है, मैं सब कुछ कैलकुलेशन करके बोलता हूं, इसलिए दिल्ली के बाद पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी है। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, तो कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, ऊपर वाले ने कहा ये तो गलत बात है, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। ऊपर वाला देख रहा था तो ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई और हमें पंजाब दे दिया। पंजाब आ गया। अभी 3 पंजाब में जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरी डिग्री भी असली है। पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूं, तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता था। और मैं देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है। मैंने वहां जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो वो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, ये है वो। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 3 महीने। 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई। और बिजली फ्री नहीं हुई, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री। और 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।